Hello students, welcome back to the class. In our last lecture we were discussing about the major characteristics used in the taxonomy. Okay, उसमें हमने क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था. उसके अंदर में भी अलग अलग ग्रुप्स थे, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, देन इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ओके, जीनेटिक कैरेक्टरिस्टिक. इस प्रकार के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया. वो सब किस में आता है? मेजर ग्रुप नोन एज द क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज नोन एज द मोलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सो मोलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले इसमें कौन कौन से टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी? लाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड स्टडीज़. ओके, मोलिक्यूलर यानी कि यहाँ पर मैक्रोमोलेक्यूल्स रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ही इन्वॉल्व होगी. ठीक है, सो स्टडी ऑफ द प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, the major macromolecules that are present inside the microorganism or any other organism. Some of the most powerful approaches to the taxonomy are related to the study of proteins and nucleic acid. उसके बेसिस पर हमें टेक्सोनोमी के बहुत सारे ऐसे हमें बेसिस मिलते हैं कि जिसके ऊपर से हम क्लासिफिकेशन कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं. ठीक है, सो प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड की स्टडी है वो important है for the taxonomy because these are the either direct gene products or the genes themselves. ओके, प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड की स्टडीज़ किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि प्रोटीन क्या है? इट इज़ अ जीन प्रोडक्ट. ओके, डायरेक्टली जीन में से ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, सो प्रोटीन इज़ अ डायरेक्ट जीन प्रोडक्ट और द जीन्स देमसेल्व्स. ओके, जो न्यूक्लिक एसिड है, जो मैक्रोमोलेक्यूल न्यूक्लिक एसिड, वो क्या है? जीन प्रोडक्ट, सॉरी, जीन देमसेल्व्स. ओके, जीन ही है. सो जीन्स एंड जीन प्रोडक्ट्स आर both these proteins and nucleic acid, so they are most important in the taxonomy. Comparison of these yields considerable information about the true relatedness. ओके, अगर हम प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड की कंपैरिजन करते हैं तो उसके ऊपर से हमें क्या पता चलता है कि ट्रू रिलेटेडनेस. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ किस प्रकार रिलेटेड है वो हम न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स की कंपैरिजन से जान सकते हैं. ठीक है, उसके लिए इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है फॉर द रिलेटेडनेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो दिस मोर रिसेंट molecular approach have become increasingly important in the prokaryotic taxonomy because prokaryotes के लिए हम उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी करना, इकोलॉजी स्टडी करना, ठीक है, उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है? मोलिकुलर अप्रोच. ओके, हम उसका डायरेक्टली उसका डीएनए कंपेयर कर सकते हैं, उसके अंदर जो भी प्रोटीन्स है उसको कंपेयर कर सकते हैं. सो इट इज़ वेरी इजी मेथड एंड इंक्रीजिंगली यूज्ड मेथड इन द प्रोकैरियोटिक टेक्सोनोमी. क्लियर? सो प्रोकैरियोटिक टेक्सोनोमी के लिए मोलिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज दी, अभी हम मोलिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या स्टडी करेंगे? सो फर्स्ट इज द कंपैरिजन ऑफ प्रोटीन्स. ओके, प्रोटीन की कंपैरिजन कर सकते हैं. सो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो भी प्रोटीन्स है एंड दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो भी प्रोटीन है, उन सबको एक दूसरे के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं उनके फंक्शंस के बेसिस पर, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर. ठीक है, सो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. देन न्यूक्लिक एसिड बेस कंपोजिशन, इसका मीनिंग क्या है? न्यूक्लिक एसिड की स्टडीज़ भी करनी है हमें, न्यूक्लिक एसिड को कंपेयर करना है. उसमें 3 अलग अलग कंपैरिजन हो सकती है. फर्स्ट इज़ द बेस कंपोजिशन, यानी कि न्यूक्लिक एसिड किसका बना हुआ होगा? प्यूरिन, पिरिमिडिन, 2 टाइप के नाइट्रोजन बेस से बनता है न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, सो यहाँ पर प्यूरिन की कंपोजिशन क्या है, पिरिमिडिन बेस की क्या कंपोजिशन है, ओके, कितने अमाउंट में कौन सा नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, वो कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, सेकंड इज द न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन यानी कि डायरेक्टली न्यूक्लिक एसिड की जो सीक्वेंस है 2 अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उन दोनों को एक दूसरे के साथ उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, दोनों को कंपेयर किया जाएगा डायरेक्टली. ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर हाइब्रिड फॉर्म होता है, किसके साथ वो बाइंड कर सकता है और किस सीक्वेंस के साथ बाइंड नहीं कर सकता. ठीक है, सो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट से हम डायरेक्टली न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस को कंपेयर करेंगे.
पूरे के पूरे न्यूक्लिक एसिड को कंपेयर करेंगे, डीएनए को, ठीक है। दी थर्ड इज दी न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसिंग। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड की सीक्वेंस को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। उसकी सीक्वेंसिंग की प्रोसेस से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस है, कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। देन वी विल सीक्वेंस द सेकंड न्यूक्लिक एसिड, ओके। दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है उसका सीक्वेंसिंग करेंगे। फिर उन सभी सीक्वेंसेस को हम कंपेयर यहाँ पर करेंगे, ठीक है। सो इन चारों के बारे में हमें मोलिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द कंपैरिजन्स ऑफ प्रोटीन्स, ओके। नाउ द अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कंपैरिजन करना है, इसका मीनिंग क्या है, प्रोटीन किसका बना हुआ है, अमाइनो एसिड का, ठीक है। सो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे टू कंपेयर द प्रोटीन्स। द डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द mRNA सीक्वेंस। जो प्रोटीन की अमाइनो एसिड सीक्वेंस है वो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है किसका, mRNA सीक्वेंस का। क्योंकि प्रोटीन कहाँ से सिंथेसाइज होता है, प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ mRNA। mRNA के ऊपर जो भी सीक्वेंस प्रेजेंट है उसको रीड करके ट्रांसलेशन की प्रोसेस के थ्रू अलग अलग अमाइनो एसिड ऐड होते हैं, ठीक है। सो mRNA के ऊपर कोडोन्स प्रेजेंट हो गए, उन कोडोन्स को रीड करके प्रोटीन की सीक्वेंस सिंथेसाइज होगी, ओके। अलग अलग अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग कोडोन्स प्रेजेंट हो गए mRNA के ऊपर, एंड उसको रीड करके उसके बेसिस पर अमाइनो एसिड ऐड हो गए वहाँ पर, ठीक है। सो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो वो किसके बेसिस पर होगा, mRNA की सीक्वेंस के ऊपर से, ठीक है। mRNA की सीक्वेंस जैसी है उसके टाइप का अमाइनो एसिड का सिंथेसिस होगा। सो द प्रोटीन इज द डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द mRNA सीक्वेंस, ऐसा हम कह सकते हैं। एंड क्लोजली रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स कोडिंग फॉर देयर सिंथेसिस। एंड mRNA इज रिफ्लेक्शन ऑफ द डीएनए, वो भी आपको पता ही होगा, ठीक है। mRNA का सिंथेसिस कहाँ से होता है, डीएनए के ऊपर से। डीएनए के सीक्वेंस को रीड करके उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सिंथेसाइज होगा, ओके। mRNA जो है वो डीएनए की सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, किसी एक जीन रीजन का कॉम्प्लीमेंट्री रीजन होगा mRNA। सो it is closely related to the structure of the gene coding regions of the DNA. So therefore the comparison of the proteins from the different microorganisms are very useful taxonomically. ओके क्योंकि अगर हम प्रोटीन्स को कंपेयर करेंगे तो इनडायरेक्टली किसका कंपैरिजन होगा, डीएनए का, ओके। जीन्स का कंपैरिजन होगा कि जो प्रोटीन कोडिंग रीजन है डीएनए में उसका कंपैरिजन होगा, ठीक है। सो इट इज़ वेरी यूजफुल टेक्सोनॉमिकली क्लासिफिकेशन के लिए या फिर कैरेक्टराइजेशन के लिए कंपैरिजन ऑफ प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर सेवरल वेज टू कंपेयर द प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स को कंपेयर करने के लिए भी अलग अलग रीत है, ठीक है। अलग अलग तरीके से हम प्रोटीन को कंपेयर कर सकते हैं, प्रोटीन सीक्वेंस को कंपेयर कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाइनो एसिड सीक्वेंस, ओके। यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोटीन की जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है उसका डिटर्मिनेशन करेंगे, ठीक है। कौन कौन से अमाइनो एसिड किस किस सीक्वेंस में प्रेजेंट है उसको डिटरमाइन करेंगे। सो इट इज़ द मोस्ट डायरेक्ट अप्रोच, ओके। इट इज़ नोन एज द डायरेक्ट अप्रोच क्योंकि हम प्रोटीन की डायरेक्ट उसके अमाइनो एसिड सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं एंड फिर उन अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है उनके अमाइनो एसिड सीक्वेंस है उनको हम कंपेयर करेंगे। द सीक्वेंसेस ऑफ द प्रोटीन्स विथ डिसिमिलर फंक्शंस ऑफन चेंज एट डिफरेंट रेट, ओके। यहाँ पर जो प्रोटीन है दैट आर डिसिमिलर फंक्शन वाले प्रोटीन है, ठीक है, जिनका फंक्शन सेम नहीं है, ऐसे प्रोटीन की जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है वो बहुत डिफरेंट होगी, ठीक है। क्योंकि जिसका प्रोटीन का फंक्शन सेम है उनकी अमाइनो एसिड सीक्वेंस भी रिलेटेड होगी और सिमिलर होगी, बट जिन प्रोटीन का फंक्शन ही सेम नहीं है उसकी अमाइनो एसिड सीक्वेंस भी डिसिमिलर हो सकती है या फिर उसमें चेंजेस आ सकते हैं। सम सीक्वेंसेस चेंज क्वाइट रैपिडली whereas others are quite stable,
ओके, कुछ सीक्वेंसेस में चेंजेस ज़्यादा होते हैं, कुछ में नहीं होते, ठीक है। कुछ सीक्वेंसेस ऐसी है जो स्टेबल रहती है, प्रोटीन के फंक्शन चेंज होने पर भी उसकी सीक्वेंस चेंज नहीं होगी, ठीक है। इफ द सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स विथ सेम फंक्शंस आर सिमिलर, ओके, दो प्रोटीन है, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से हमने आइसोलेट किए हैं, ठीक है। दोनों प्रोटीन का फंक्शन सेम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, एंड उनकी सीक्वेंसेस भी सेम है, देन द ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोसेसिंग देम आर प्रोबेबली क्लोजली रिलेटेड। ओके, यहाँ पर दो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से हमने जो सेम फंक्शन वाले प्रोटीन को आइडेंटिफाई आइसोलेट किया है, उसकी सीक्वेंसिंग की है और उनकी सीक्वेंस भी सेम है, तो उसका क्या मतलब है कि जो दो ऑर्गेनिज्म है वो दोनों एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड है, एक ही स्पीसीज के हो गए या फिर एक ही जीनस के अंडर में आते हैं, ठीक है। दे आर क्लोजली रिलेटेड क्योंकि उनकी प्रोटीन की जो सीक्वेंस है, प्रोटीन की अमाइनो एसिड सीक्वेंस है, वो सेम है दोनों में, ठीक है। सो अमाइनो एसिड सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके उसको हम कंपेयर कर सकते हैं विथ अदर प्रोटीन्स और प्रोटीन्स दैट आर आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दोनों प्रोटीन का फंक्शन सेम होगा, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से जो हमने आइसोलेट किए हैं अलग अलग प्रोटीन्स, उनका अगर फंक्शन सेम है, उनकी सीक्वेंस भी सेम है, ठीक है, और ज़्यादा सिमिलैरिटी है दोनों की सीक्वेंस में, ठीक है। सेम है इसका मीनिंग ये नहीं कि 100% सिमिलर ही होगी सीक्वेंस, 99% भी सिमिलैरिटी हो सकती है, 98% भी हो सकती है, कुछ अमाइनो एसिड में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, बट उनकी सीक्वेंस में ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी, then we can say that these two microorganisms are closely related. Okay, now the sequences of the cytochromes and other electron transport proteins. Okay, cytochromes are the proteins present in the electron transport chain. So electron transport chain किसके लिए है? ATP के synthesis के लिए. Okay, so cytochromes is one of the proteins present in the electron transport chain, or it is a part of electron transport chain. So cytochromes, then other electron transport proteins plus histones. हिस्टोन्स कहाँ पर प्रेजेंट हो गए? क्रोमोसोम्स में, ओके। देन हीट शॉक प्रोटीन्स, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोटीन्स, ओके। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या होता है? डीएनए में से एमआरएनए का सिंथेसिस होगा, देन ट्रांसलेशन में एमआरएनए में से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। सो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन्स यानी कि जो एंजाइम्स है वो, ठीक है, एंड अ वेराइटी ऑफ द मेटाबॉलिक एंजाइम्स, अलग अलग मेटाबॉलिक पाथवेज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलते हैं, वहाँ पर भी एंजाइम्स इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। सो दिस ऑल हैव बीन यूज्ड इन द टेक्सोनोमिक स्टडीज़, ओके। इन सब की सीक्वेंसेस है वो हम टेक्सोनोमिक स्टडीज़ में यूज़ कर सकते हैं कि मेटाबॉलिक एंजाइम्स की, फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिक एंजाइम्स की सीक्वेंस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से हमने एक प्रोटीन मेटाबॉलिक एंजाइम को लेकर उसकी सीक्वेंसिंग की, सेम मेटाबॉलिक एंजाइम हम दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से लेकर उसकी सीक्वेंसिंग करेंगे, दोनों के कंपैरिजन से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सभी अलग अलग प्रोटीन्स है जिसकी सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके उसको टेक्सोनोमी में यूज़ किया गया है। प्रोटीन सीक्वेंसिंग, और हियर हम इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं कि प्रोटीन की सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो प्रोटीन सीक्वेंसिंग इज़ अ स्लो एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस, ओके। प्रोटीन सीक्वेंसिंग इज़ नॉट अ चीप प्रोसेस और फास्ट प्रोसेस भी नहीं है, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस की टाइम लगेगा प्रोटीन सीक्वेंसिंग करने में, एंड ऑल्सो एक्सपेंसिव. So more indirect methods of comparing the proteins frequently have been employed as compared to this protein sequencing method. Okay, ये जो डायरेक्ट मेथड है कि डायरेक्टली प्रोटीन की सीक्वेंसिंग की, उसकी कंपेयर में दूसरी इनडायरेक्ट मेथड्स भी बहुत सारी अवेलेबल है जिसको हम यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू दिस प्रोटीन सीक्वेंसिंग मेथड. ओके, क्योंकि ये स्लो है एंड एक्सपेंसिव है, उसकी कंपेयर में फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव प्रोसेसेस भी अवेलेबल है जिसको हम यूज़ फ्रीक्वेंटली करते हैं, ठीक. सो द सेकंड मेथड इज़ द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी. यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस यूज़ होती है. इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा कि जो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसका इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर में, और वहाँ पर क्या होगा, एक जेल होती है, ठीक है, जिसमें प्रोटीन का मूवमेंट होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड में. ओके, इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई होगा. सो इलेक्ट्रिकल फील्ड की इफेक्ट के थ्रू प्रोटीन का मूवमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज.
कि प्रोटीन में जो चार्ज डिफरेंस है उसके बेसिस पर इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस में प्रोटीन का डिफ्रेंशिएशन होगा। अलग अलग चार्ज वाले प्रोटीन उसमें अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, उनका सेपरेशन हो जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में। सो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इज वन ऑफ द टेक्निक टू कंपेयर द प्रोटीन्स फ्रॉम द डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इट इज़ यूजफुल इन स्टडिंग द रिलेशनशिप्स एट स्पीसीज एंड सब स्पीसीज लेवल। ओके, स्पीसीज के लेवल पर और सब स्पीसीज के लेवल पर इलेक्ट्रोफोरेसिस की मेथड यूज होती है। द इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स, ओके, नेक्स्ट इज द इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स, यानी कि दिस इज यूजिंग द इम्यूनोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल, एंटीबॉडीज कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द टू very similar proteins. Okay, so antibodies is one of the immunological molecule. So इम्यूनोलॉजिकल मोलेक्यूल का यूज़ करके प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन और उनका सेपरेशन हो सकता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंटीबॉडी दिया गया है। सो एंटीबॉडी आर सो मच स्पेसिफिक दैट इट कैन सेपरेट द टू प्रोटीन्स विथ वन अमाइनो एसिड डिफरेंस। ओके, दो प्रोटीन में अगर सिंगल अमाइनो एसिड का भी डिफरेंस है तो उन दोनों को भी वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, कौन, एंटीबॉडी, ठीक है। सो इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक यूज्ड टू कंपेयर द प्रोटीन्स फ्रॉम द डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, उनके प्रोटीन्स को कंपेयर करने के लिए इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक भी यूज़ की जा सकती है। एंड एंटीबॉडीज आर यूज्ड फॉर एग्जाम्पल एज ए इम्यूनोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. So the third method is the immunologic techniques. Next is the enzymological studies. So enzymatic studies भी की जा सकती है on the basis of this protein के comparison के लिए enzymes की studies भी की जा सकती है. For example, physical, kinetic and regulatory properties of enzymes have been employed in taxonomic studies. Okay, enzyme की क्या क्या properties को हमें study करना है कि रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज, ओके, एंजाइम में क्या क्या रेगुलेशन किस प्रकार देखने को मिलता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसकी स्टडीज करेंगे. देन काइनेटिक प्रॉपर्टीज, ओके, एंजाइम की काइनेटिक प्रॉपर्टीज को भी स्टडी किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा. एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, इन सभी प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया जाता है फॉर द टेक्सोनोमी और फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. प्रोटीन एंजाइम्स को कंपेयर करने के लिए उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर किया जाएगा. बिकॉज एंजाइम बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स द अमाइनो एसिड सीक्वेंस. ओके, एंजाइम का बिहेवियर कैसा है, वहाँ पर रेगुलेशन किस प्रकार से है, काइनेटिक्स एंजाइम की किस प्रकार है, ये सभी किसको रिफ्लेक्ट करते हैं कि अमाइनो एसिड सीक्वेंस को, एंजाइम की अमाइनो एसिड सीक्वेंस क्या है उसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगी एंजाइम की ये सभी प्रॉपर्टी, ठीक है. दो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से हमने दो सिमिलर एंजाइम्स को अगर आइसोलेट किया है, दोनों में अमाइनो एसिड की सीक्वेंस अलग होगी तो उनका रेगुलेशन भी अलग अलग तरीके से होगा, ठीक है, उनकी सभी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होगी. सो द एंजाइम बिहेवियर को कंपेयर करके हम उसके अमाइनो एसिड सीक्वेंस को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं. सॉरी, इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है, ये सभी इनडायरेक्टली अमाइनो एसिड की सीक्वेंस भी कंपेयर हो जाएंगी. दिस अप्रोच इज़ यूजफुल इन स्टडिंग सम माइक्रोबियल ग्रुप्स. ओके, माइक्रोबियल ग्रुप्स को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय दिस मेथड. एंड ग्रुप स्पेसिफिक पैटर्न्स ऑफ रेगुलेशन हैव बीन फाउंड. ओके, कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है उसमें इस प्रकार से ही रेगुलेशन देखने को मिलता है, ग्रुप स्पेसिफिक रेगुलेशन भी देखने को मिलता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में. सो यहाँ पर हम रेगुलेटरी एंजाइम की रेगुलेशन की प्रॉपर्टी और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस ऑल आर दी टेक्निक्स फॉर दी प्रोटीन सीक्वेंसिंग. ओके, प्रोटीन की सीक्वेंस को कंपेयर करने के लिए ये सभी मेथड यूज़ की जाती है, ठीक है. कौन कौन सी मेथड यहाँ पर हमने डिस्कस की. फर्स्ट इज़ द प्रोटीन सीक्वेंसिंग और अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग. ओके, प्रोटीन की क्या अमाइनो एसिड सीक्वेंस है उसको डायरेक्टली हमें आइडेंटिफाई करना है. अदर आर द इनडायरेक्ट मेथड्स लाइक इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, जहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन का सेपरेशन होगा. सेम चार्ज वाले जो प्रोटीन है, सेम प्रोटीन है, उनका मूवमेंट एक साथ होगा, ठीक है, वो सेपरेट नहीं होंगे. एंड जो अलग अलग चार्ज वाले प्रोटीन है उनका सेपरेशन हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में.
द नेक्स्ट इज द इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक में इम्यून मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं लाइक एंटीबॉडीज. फोर्थ इज द एंजाइमोलॉजिकल स्टडीज. ओके, एंजाइम रिलेटेड स्टडीज यहाँ पर होगी. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रोटीन सीक्वेंसिंग और प्रोटीन कंपेरिजन ऑफ द प्रोटीन सीक्वेंस. ओके, in our next lecture we will discuss about the next methods or next comparisons of the nucleic acids. So thank you so much students for watching this video, and if you have any doubt then please ask in the comment box. Thank you.